हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अंकुर, वो मेरी किट्टी वाली फ्रेंड है ना सुषमा, उसकी बेटी राम्या क्या दिखती है, किसी मॉडल से कम नहीं लगती। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों एक बार साथ में कॉफी डेट पर हो आओ, फिर हम आगे की बात बढ़ाते हैं। क्या माँ, वो परकटी राम्या? हाँ तो क्या बुराई है उसमें, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, फैशनेबल है, तो फिर और क्या चाहिए। ऊपर से उसकी फैमिली का स्टेटस हमारे स्टेटस से मिलता जुलता है। माँ, शादी के लिए स्टैंडर्ड का मिलना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का मिलना जरूरी होता है, और राम्या कभी मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। अब मेरा पेट भर गया, बाय। गुस्से में अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन घर से बिना नाश्ता किए निकला था, इसलिए उसे भूख भी जोरों की लगने लगी। लेकिन तभी अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। ओह गॉड, इस कार को भी अभी खराब होना था। ओह नो, बारिश भी शुरू हो गई और भूख भी जोरों की लगी है। तभी उसकी नजर सामने बनी एक टपरी पर जाती है, जहाँ कुछ गरीब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे चाय, बारिश हो रही है। अच्छू, लगता है सर्दी भी लग गई। चलो चलकर चाय पी जाए। अंकुर टपरी की ओर जाता है, जहाँ आसपास के कुछ मजदूर लोग चाय पी रहे थे। तभी अंकुर वहाँ आकर कमला से कहता है, अम्मा जरा एक कप चाय पिलाएंगी? क्या सच में साहब आप इस गरीब की टपरी की चाय पियेंगे? वो क्या है ना, आप किसी अमीर घर के बेटे लगते हैं। तो क्या अमीर घर के लड़के महंगे होटलों में जाकर ही चाय पी सकते हैं, आपके यहाँ नहीं पी सकते? नहीं नहीं, वो क्या है ना साहब, आज तक कोई अमीर मेरी इस टपरी पर चाय पीने आया नहीं। एक तो आप मुझे साहब कहना बंद कीजिए, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, तो आप मुझे अंकुर कहकर ही बुलाएं। अब जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय लगा दीजिए। अंकुर को देख कमला मन ही मन सोचने लगी, हाय कितना समझदार लड़का है ये, अमीर होने के बाद भी बिल्कुल भी घमंड नहीं है इसमें, कितना हंसमुख और मीठी वाणी बोलने वाला है ये। काश ऐसा ही कोई लड़का मेरी राधा के लिए भी मिल जाए। ऐसा सोचकर वो अपनी गरीबी को देखने लगती है। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, सड़क किनारे कच्चा घर जिसमें बरसात में पानी टपक रहा था। फिर कमला अंकुर को गर्मा गर्म चाय बना कर देती है। कुछ ही देर में उसकी टपरी पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी एक आदमी, अरे ओ काकी, जल्दी से प्याज और मिर्च के पकौड़े तल दे। हाँ हाँ अभी देती हूँ। हे भगवान, ये क्या, सारे कप तो जूठे हैं। अगर अब मैं इन्हें धोने लगी तब तक तो पकौड़े जल जाएंगे। एक काम करती हूँ, राधा को बोलती हूँ, अब वो ही जल्दी से धोएगी। राधा, अरे ओ राधा, जल्दी से बाहर तो आ। उस टपरी के साथ में कमला की झोपड़ी थी, जिसमें उसकी बेटी राधा उसके साथ रहती थी। राधा जैसे ही बाहर आती है तो टपरी पर खड़े सारे लड़के और मर्द उसे निहारने लगते हैं। दरअसल राधा थी ही इतनी खूबसूरत। हाँ माँ, आपने बुलाया? बेटी जरा ये चाय के कप धो दे। जी माँ। टपरी पर खड़े हरिया और राजू लगातार राधा को बुरी तरह घूर रहे थे। ये देख राधा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और चाय के कप धोने लगी। वहीं बैठा अंकुर राधा को एक नजर देखता है और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। कितनी खूबसूरत है ये लड़की, और बोली तो ऐसी है जैसे कोई कोयल बोल रही हो। काश ऐसी कोई लड़की मेरी जीवन साथी बन जाए। कुछ देर बाद, ये लो बेटा, खाली पेट चाय पियोगे तो गैस ही बनेगी, इससे तो अच्छा होगा साथ में कुछ पकौड़े भी खा लो। अंकुर जब वो पकौड़े खाता है तो उसे वो बड़े पसंद आते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट पकौड़े। माँ जी ऐसा कीजिए, आप 100 रुपए के पैक भी कर दीजिए, घर ले जाऊंगा ना तो सब खाकर खुश हो जाएंगे। अंकुर पकौड़े लेकर चला जाता है तो वहीं काफी देर से हरिया और राजू राधा को घूरे जा रहे थे। ये देख कमला गुस्से में कहती है, अब क्या ये चाय कल खत्म करोगे? जल्दी पियो और निकलो यहाँ से। अरे हाँ, जा रहे हैं काकी, चलो राजू। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ना जाने कैसे कैसे लोगों की नजर मेरी बच्ची को झेलनी पड़ती है। हे भगवान, मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरी राधा को कोई अच्छा घर मिल जाए। कमला की बस यही एक ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए, क्योंकि उसकी शादी तो गरीब मनोहर से हुई थी, जो हर वक्त दारू और जुए में ही डूबा रहता था, और इस कारण उसकी भरी जवानी में मौत भी हो गई। तब उस गरीब कमला ने चाय की एक टपरी से काम की शुरुआत की। इसी की कमाई से उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया भी था। कमला जब भी किसी बारात को सड़क पर जाते देखती तो उसको अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अंकुर फिर से वहाँ आता है। तभी उसकी नजर राधा पर जाती है, जो घर में घुसे पानी को बाल्टी से बाहर निकाल रही थी। अब बस भी करो बादल राजा, और कितना बरसोगे? सुबह से पानी निकाल निकाल कर मैं थक चुकी हूँ।
माँ जी, ये लड़की ये मेरी बेटी है राधा। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है इसके लिए आफत आ जाती है। वो क्या है ना, बरसात का पानी घर में आ जाता है। बेचारी सारा दिन घर साफ करती रहती है। सोचती हूँ ससुराल चली जाएगी तो इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये कहकर कमला की आंखें भर आती हैं। शादी? आप इसके लिए रिश्ता देख रही हैं? हाँ, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। या तो घर अच्छा नहीं होता या तो वो मुंह मांगकर दहेज मांगते हैं। अब मैं गरीब कहाँ से उनको दहेज दूंगी? अंकुर मन ही मन सोचता है। राधा दिखने में खूबसूरत है, ऐसा ना हो कि कोई उसे पसंद कर ले जाए और मैं सही वक्त का इंतजार ही करता रह जाऊं। नहीं, मुझे आज ही घर पर राधा के बारे में बात करनी होगी। अंकुर शाम को घर जाकर अपनी माँ को राधा के बारे में बताता है। तू पागल हो गया है क्या? उस गरीब पकौड़े वाली की बेटी से शादी करेगा? अरे बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा? रिश्ते अपनी बराबरी वालों से जोड़े जाएं तो ही बेहतर रहता है। ओफो रंजना, तुम भी किन बातों में जी रही हो भाई? अरे हमें अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए। अगर गरीब घर की लड़की लाएंगे तो वो अच्छे से इस घर को संभाल लेगी। और लोगों की फिक्र छोड़ो, उनका तो काम ही है कहना। अपने इकलौते बेटे की खुशी के आगे रंजना को झुकना ही पड़ता है और वो अपने बेटे के साथ शगुन का कुछ सामान लेकर राधा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। राधा, पकौड़ों के लिए बेसन खत्म हो गया है और यहाँ बारिश का कहर भी जारी है। तू जरा घर का और दुकान का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है माँ, लेकिन संभल कर जाना। कमला बेसन लेने चली जाती है। उसके जाते ही अंकुर अपने माँ और पापा के साथ राधा के घर आता है, जहाँ अंदर की दशा बहुत बुरी थी। दोनों तरफ बारिश का पानी था और छत किसी झरने की तरह बह रही थी। उधर राधा के हाथों में पानी की बाल्टी थी। जी, आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए, माँ बेसन लेने गई हैं, आती ही होंगी। तभी बारिश में भीगी हुई कमला वहाँ आती है। हे भगवान, बारिश में सड़क पर जगह जगह पानी भर गया है। अब मेरी ये चप्पल भी 10 रुपए खाएगी। एक तो वैसे ही पैसों की तंगी है, ऊपर से कंगाली में आटा गीला। फिर जैसी उसकी नजर रंजना और राजवीर पर जाती है तो वो सोचती है, लगता है राधा ने फिर से सड़क पर आती जाती गाड़ी पर पानी फेंक दिया है, इसीलिए ये लोग यहाँ आए। कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी से इनसे माफी मांग लेती हूँ। बहन जी माफ करना, मेरी बेटी ने गलती से पानी फेंक दिया होगा, मैं क्षमा मांगती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बहन जी। हम तो यहाँ आपकी राधा के लिए अपने बेटे अंकुर का रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनते ही कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मुझ गरीब की झोपड़ी में मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। राधा बेटी, तू जल्दी से चाय पकौड़े बना कर ले आ। जी माँ। कुछ देर बाद वो चाय पकौड़ी लाकर उनको परोसती है। माफ करना जी, अगर पहले आपके आने का पता होता तो कुछ बेहतर इंतजाम कर देते। कोई बात नहीं बहन जी। रंजना अपनी होने वाली बहू को चुन्नी चढ़ाती है, साथ ही शादी का जोड़ा भी देती है। फिर कुछ दिनों बाद कमला अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी करवाकर उसके अमीर ससुराल विदा कर देती है। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहाँ आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया।
वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहाँ कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ
कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता कहाँ है? उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? तो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।